देखो आज हम लोगों को पढ़ना है कि सबसे फर्स्ट जो टॉपिक है वो है आपका ट्रैकिंग विथ रडार्स। मतलब रडार जो आपका सिस्टम है उससे आप ट्रैकिंग कैसे कर सकते हैं वो इस टॉपिक में ट्रैकिंग विथ रडार्स में है। अभी इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को यहाँ पे एक फोटो दिख रहा होगा, इस फोटो के जरिए मैं आपको दो एंगल के बारे में पूछना चाहता था। एक होता है एलिवेशन एंगल और एक होता है आपका एजिमुथ एंगल। तो पहले अपन ये देख लेते हैं कि ये होता क्या है। आप लोग वैसे नाम मेरे ख्याल से सब सुने होंगे। लेट्स देखो यहाँ पे एक इंसान खड़ा हुआ है और यहाँ से मान लो ये टारगेट है आपका, ठीक है, टारगेट है। अब यहाँ ये जो ये आपका दिख रहा होगा एक्सिस होगा, तो उससे अगर अपन परपेंडिकुलर कोई चीज को यहाँ पे लेंगे और फिर उसको आप अपने सीधे सीधे से आप अगर जो एंगल निकालोगे, ये एंगल कहलाता है एलिवेशन एंगल। और ठीक है, लेकिन ये जो इंसान होगा इसके एक्चुअल में कौन नॉर्थ ये है, ठीक है, साउथ ये है इधर, तो ये इसका एक्सिस है, ठीक है। इस एक्सिस से ये वाला जो लाइन है इससे जो ये एंगल बना रहा है दैट इज कॉल्ड एजिमुथ एंगल। तो आई होप आप लोगों को ठीक है। तो आई होप अगर ये वाला क्लियर होगा ये पॉइंट को, तो अब मैं आपको बताना चाहता हूँ ट्रैकिंग विथ रडार। अगर ये सिर्फ यही टॉपिक अगर क्वेश्चन के फॉर्म पे आता है तो आपको क्या करना है, और पहले तो आपको समझना है कि ये है क्या। ट्रैकिंग विथ रडार का मतलब होता है ट्रैक करना बेसिकली, ठीक है, ट्रैकिंग करना। किस चीज को ट्रैक करना? पाथ ऑफ द टारगेट को, ठीक है। आप पाथ ऑफ द टारगेट को ट्रैक करने की कोशिश करते हो। अब ये पाथ कैसे ट्रैक होगा? पाथ को ट्रैक करने के लिए हम लोगों को कुछ कुछ चीजों को मेजर करना पड़ेगा, ठीक है। तो मेजर बाय मेजरिंग द डिफरेंट कोऑर्डिनेट, ठीक है। बार बार जो डिफरेंट कोऑर्डिनेट होते हैं ऑफ टारगेट को, उसको आप मेजर करते रहो और उससे आपको पाथ समझ में आ जाएगा। जैसे आपका माउस होता है या कोई भी चीज काम करता है, आप यही तो करते हो, किसी को ट्रैक करते हो तो अगर वो मूव कर रहा है तो उसके डिफरेंट डिफरेंट कोऑर्डिनेट को आप मेजर करते रहोगे। अब मुद्दे की बात है कि और कितने सारे डिफरेंट कोऑर्डिनेट को आपको मेजर करना है। तो आपको मैं बता देता हूं कि कुछ कुछ चीजों से आपको पाथ ऑफ द टारगेट पता चल जाएगा। जैसे अगर आप रेंज को मेजर करते रहो, साथ में आप साथ में वेलोसिटी को मेजर करते रहो। जब आप टारगेट को ट्रैक करना होता है तो ये सारे पैरामीटर्स को आपको ध्यान में देने होते हैं कि जो टारगेट का रेंज है वो कितना है, टारगेट किस वेलोसिटी के साथ जा रहा है, टारगेट का एजिमुथ एंगल कितना है, ठीक है, एजिमुथ एंगल एंड एलिवेशन एंगल ये आपका टारगेट का कितना है, और डॉपलर फ्रीक्वेंसी शिफ्ट कितना हो रहा है। तो बेसिकली ये तीन चार पैरामीटर ऐसे हैं जिसको आप मेजर करते रहोगे और उसमें कोई चेंज होगा उससे आप ये ट्रैक कर पाओगे कि टारगेट का पाथ क्या है। ये सब करने के लिए आपके पास तीन तरीके हैं। आप लोब स्विचिंग कर सकते हो, ये टेक्निक अपना सकते हो, लोब स्विचिंग टेक्निक। आप कोनिकल स्कैनिंग कर सकते हैं या कोनिकल स्विचिंग बोलते हैं, या कोनिकल, आप इसको स्कैनिंग लिख लीजिए, कोनिकल स्कैनिंग। और तीसरा तरीका मोनोपल्स ट्रैकिंग। तो ये तीन, आई होप मेरे ख्याल से आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि ट्रैकिंग रडार को हम टारगेट को हमको ट्रैक करना है, कुछ कुछ पैरामीटर के साथ हम लोग ट्रैक करने वाले हैं। कौन से टेक्निक यूज कर सकते हैं हम? लोब स्विचिंग यूज कर सकते हैं, कोनिकल स्कैनिंग यूज कर सकते हैं, या मोनोपल्स ट्रैकिंग यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली आप अगर सीधे सीधे शब्दों में अगर मैं ये बोलूं कि ट्रैकिंग द टारगेट का आप अगर डेफिनेशन बोलो या कोई इसको समझा सको तो आप क्या समझा पाओगे कि आप बेसिकली इसमें प्रिडिक्शन कर रहे होते हो। प्रिडिक्शन किस चीज का? उसके नेक्स्ट लोकेशन का। अगर आपको ये पता चल गया कि ये इस पाथ से आ रहा है तो आप प्रिडिक्ट कर सकते हो कि इसका नेक्स्ट लोकेशन कहाँ होगा। इससे क्या होता है कि आप अपने जो मिसाइल सिस्टम है उनको आप अलर्ट कर सकते हो कि वो किस लोकेशन पे टारगेट करें, ठीक है। तो अब जब आपको ये समझ में आ गया कि ट्रैकिंग होता क्या है या अपन कर क्या रहे हैं, तो एक सिस्टम अपन देखते हैं कि एक सिस्टम जो ये ट्रैकिंग कर सकता है। तो बेसिक, अगर आप बोलो बेसिक ट्रैकिंग सिस्टम
बेसिक ट्रैकिंग सिस्टम डिजाइन जो आप यूज करते हो ट्रैकिंग के लिए, वो होता है सर्वो ट्रैकिंग सिस्टम। तो आप इस सिस्टम को ध्यान रखिएगा कि ये जो आप बेसिक ट्रैक करने की कोशिश कर रहे हो उसके लिए आपने एक सिस्टम डिजाइन बनाया है, वो किस प्रिंसिपल पे काम करता है, किस टॉप उस पे काम करता है, वो है सर्वो ट्रैकिंग सिस्टम। तो आपका जो पूरा का पूरा ये जो ट्रैकिंग वाला अपन एरिया देख रहे हैं वो सर्वो ट्रैकिंग सिस्टम पे बेस्ड है। अब मैं आपको इसका ब्लॉक डायग्राम समझाता हूँ कि सर्वो ट्रैकिंग सिस्टम होता क्या है। देखिए, आप कंट्रोल सिस्टम पढ़े होंगे तो कंट्रोल में नेगेटिव पॉजिटिव फीडबैक वगैरह पढ़े होंगे। इसमें आप ये देखते होंगे कि देखिए यहाँ पे एक एंटीना है, ठीक है। एंटीना चीजों को ट्रांसमिट करेगा, पल्स को आपका ट्रांसमिट करेगा, और फिर पल्स को यहाँ से जब इको आएगा, यहाँ पे इको रिसीव होगा तो उसको रिसीव भी करेगा। एंटीना मूवेबल है तो एंटीना में एक मोटर लगना चाहिए, जो मोटर घूमेगा तो एंटीना का एरिया भी घूमेगा। अभी हो सकता है यहाँ लोब करे, अभी हो सकता है इस तरफ लोब भेजे, अभी इस तरफ भेजे। तो ये मोटर डिसाइड करता है कि किस एंगल में क्या भेजना है, ठीक है। और जिस भी एंगल में वो भेजता है वो अपना जो इंफॉर्मेशन है, वो अपना पोजीशन जो है वो एक सेंसर को अपना वो भेज देता है। यहाँ पे अपना वो मूव किया और उसका जो जानकारी है वो पोजीशन सेंसर को वो भेज देता है। ये पोजीशन सेंसर क्या करता है, उसके पोजीशन को सेंस करने की कोशिश करता है। अच्छा, अब मैं आपको ये लेके आता हूं कि यहाँ से लेट सपोज यहाँ से आपने एक इनपुट दिया है। लेट सपोज आपने कोई भी जो आपको डिजायर्ड था कि इतना एजिमुथ एंगल होना चाहिए, उतना एजिमुथ एंगल का आपने यहाँ पे इनपुट दे दिया। इसको आपने पास किया लेट सपोज, ठीक है। यहाँ पे अपन प्लस माइनस ले लेते हैं, और अभी नीचे से अभी कुछ नहीं आ रहा है, ठीक है। अभी इसको हमने एज इट इज पास किया, यहाँ से मान लो अभी 0 वैल्यू है, कुछ आ नहीं रहा। तो यहाँ से हम लोगों ने पास किया इसको मोटर कंट्रोलर के साथ। मोटर कंट्रोलर क्या करता है, कंट्रोल करने की कोशिश करता है। किसको करेगा, मोटर को करेगा। तो ये मोटर किस दिशा में मूव कर रहा है वो कौन डिसाइड करता है, मोटर कंट्रोलर डिसाइड करता है। और फिर मोटर मूव कर देता है और अपनी पोजीशन सेंसर को बता देता है। पोजीशन सेंसर क्या करता है, ये फीडबैक देने का काम करता है। और एक बार फीडबैक दिया तो यहाँ पे वैल्यू 0 ना होके कुछ ना कुछ वैल्यू आ जाएगी, और ये प्लस माइनस होके यहाँ पे ये जो आपका यहाँ पे इस पोजीशन पे एरर आएगा। एरर क्या होगा, इनपुट माइनस एक्चुअल। बेसिकली यहां से अगर आप देखोगे तो ये एक फीडबैक सिस्टम है, जो फीडबैक आपने दिया है। ये फीडबैक क्या है एक्चुअली में, एक्चुअल एंटीना का जो एजिमुथ एंगल होता है, मतलब कि एंटीना का जो एजिमुथ एंगल होगा उसका एक्चुअल पोजीशन को यहाँ पे उसकी जानकारी है। उसने क्या किया, एक्चुअल एंगल या जो फैक्ट है उसको यहाँ पे भेजा। यहाँ पे अपन डिजायर्ड था उसको अपने भेजा, वहां से प्लस माइनस कुछ एरर आया, वहां पे मोटर कंट्रोलर के पास गया और मोटर के पास गया। अभी मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ कि लेट सपोज कि यहाँ पे कुछ नहीं था, फीडबैक कुछ नहीं आया था, और आपका जो पहले आपने 20 डिग्री एजिमुथ एंगल सेट कर दिया कि भैया मेरा जो एंटीना है वो 20 डिग्री एजिमुथ एंगल सेट हो जाए। मोटर कंट्रोलर ने उसको 20 डिग्री बोल दिया मोटर को सेट करने के लिए, मोटर सेट हो गया। लेकिन यहाँ से लोग जो टारगेट है वो यहाँ से रिसीव नहीं हो रहा है, वो मान लो कहीं और से रिसीव हो रहा है। तो वो क्या करता है, वो उसकी जानकारी देता है कि एक्चुअल में टारगेट का एजिमुथ एंगल कहाँ पे जा रहा है। वो एजिमुथ एंगल हो सकता है, मान लेट सपोज कि टारगेट आपका 30 डिग्री के एजिमुथ एंगल पे है, तो 30 डिग्री यहाँ पे दिया, 30 डिग्री यहाँ गया। अब 30 माइनस 20 होता है 10 डिग्री। तो यहाँ पे एक्चुअल में बोलेगा मोटर कंट्रोलर को कि आप भैया आप जो 20 डिग्री रखे थे उसमें 10 डिग्री मूव कर दो। तो ये 10 डिग्री मोटर मूव कर देगा। फिर हो सकता है टारगेट मूव कर जाए और 35 डिग्री पे आ जाए, तो ये 35 डिग्री यहाँ पे दे देगा, 35 डिग्री यहाँ से आएगा, और यहाँ पे अपना जो डिजायर्ड वो है आपका उतना, जैसे यहाँ पे आप 30 डिग्री आपने दे दिया इनपुट। अब ये यहाँ 35 हुआ, 35 माइनस 30 तो 5 डिग्री। तो ये मोटर को बोलेगा कि 5 डिग्री और मूव कर जाओ। तो ये क्या है, जब जब टारगेट मूव करता जाएगा तब तब वो उसको पर्टिकुलर पकड़ता जाएगा, और उसको पूरा पूरा मूव नहीं करना पड़ेगा। जैसे 35 डिग्री है तो फिर से पूरा 35 डिग्री चेंज किया, ऐसा नहीं है। वो सिर्फ थोड़े थोड़े चीजों के बाद वो उसको सेट करता जाएगा, ठीक है।
तो पहले आपको एक इनपुट देना पड़ता है रेफरेंस के लिए, उसके बाद ये ऑटोमेटिक अपने आप पोजीशन सेंसर के बाद वो अपने आप सेट करता जाता है। मतलब आपको यहाँ से बाद में इनपुट देने की भी जरूरत नहीं, आप सिर्फ यहाँ से जो इनपुट आया है उसी से वो एरर में कैंसल आउट करके आगे बढ़ता जाता है। तो ये ठीक है, यहाँ तक आपका पोर्शन क्लियर है। इनिशियली आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि रडार को एक ट्रेनिंग दे दिया जाता है कि टारगेट इस पोजीशन पे है, और उसके बाद वो ऑटोमेटिकली अपने टारगेट को ट्रैक करता जाता है, उसके मोशन को फॉलो करता जाता है। और वो कैसे करता जाता है, वो बार बार अपना जो आउटपुट है वो यहाँ पे देता जाता है, और उसके बेसिस पे कितना प्लस माइनस होने के बाद वो उतने एंगल सिर्फ मूव कराता है, और आपका रडार को मतलब आपका टारगेट को ट्रैक होता रहता है। ठीक है, यहाँ पे जो आपका इसको सर्वो ट्रैकिंग सिस्टम इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ जो आपका एंटीना है, ये एंटीना ऐसे ही तो मूव नहीं कर रहा है, एंटीना में कोई मोटर लगा हुआ है, और ये मोटर जो है वो है आपका सर्वो मोटर। तो यहाँ पे आप सर्वो मोटर लिखते हैं, इसलिए इसको सर्वो ट्रैकिंग सिस्टम कहते हैं। और बेसिकली अगर आप इसको, मैं पूछूंगा कि ये पॉजिटिव फीडबैक है या नेगेटिव फीडबैक, तो आप आसानी से बता सकते हैं कि यहाँ पे माइनस साइन का इस्तेमाल हो रहा है, मतलब ये नेगेटिव फीडबैक सिस्टम है। ठीक है, और इसी सिस्टम को सर्वो मैकेनिज्म कहते हैं। ठीक है, तो अगर आप लोगों का जो टॉपिक में सिलेबस में दिया हुआ है ट्रैकिंग विथ रडार, तो ट्रैकिंग विथ अगर रडार आता है तो आपको बेसिकली यही चीजों को समझाना है। उम्मीद करता हूं कि ये 7 नंबर में तो नहीं आना चाहिए, लेकिन फिर भी आ सकता है। अच्छा, एक चलो तो हम लोग अपने फर्स्ट टेक्निक में आते हैं जिसका नाम है सीक्वेंशियल लोबिंग। सीक्वेंशियल लोबिंग काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और आपके जो एग्जाम है उसमें आपको 2 बार पिछले 5 पेपर में भी पूछा जा चुका है सीक्वेंशियल लोबिंग। इसको अपन लोब स्विचिंग भी कहते हैं इस टेक्निक को। सीक्वेंशियल लोबिंग या लोब स्विचिंग। ठीक है, इसमें बेसिकली क्या होता है, देखो सीक्वेंशियल या फिर लोब स्विचिंग, स्विच का मतलब होता है ऑन या ऑफ, मतलब अपन एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन, दूसरे से पहले, ऐसे ही ये सब अपन करते रहते हैं। तो इस लोबिंग का कॉन्सेप्ट ये है कि जो एंटीना का आपका बीम होता है, एंटीना का बीम आपको मालूम होगा, एंटीना का बीम ऐसा ऐसा होता है। ठीक है, एंटीना का जो बीम है उसको स्विच किया जाता है, स्विच किया जाता है ऑल्टरनेटली किसके किसके बीच में, 2 पोजीशन के बीच में। एक पोजीशन मान लो पोजीशन 1 होगा, ठीक है, और पोजीशन 2 होगा। ये दोनों पोजीशन के बीच में स्विच किया जाता है, कभी इधर कभी इधर कभी इधर कभी इधर, सच दैट इतना ये किया जाता है कि एक ओवरलैप रीजन होना चाहिए इन दोनों के बीच में। मतलब कि अगर एक पोजीशन मान लो यहाँ पे है, तो यहाँ पे एक पोजीशन हो, ठीक है, मान लो सेकंड। ऐसा नहीं है कि आपने यहाँ करा दिया और यहाँ करा दिया, कोई ओवरलैपिंग, कुछ रीजन ओवरलैप होना चाहिए इन दोनों के बीच में, तब वैसा अपन स्विच कराते हैं। तो आपको पहला पॉइंट समझ में आना चाहिए कि स्लोप स्विचिंग का मतलब ये होता है कि एंटीना के बीम को 2 पोजीशन में अपन स्विच कराते रहते हैं ऑल्टरनेटली, एक बार इधर एक बार इधर, सच दैट कि देयर इज एन ओवरलैप रीजन ऑफ द बीम। इसमें जो बीम में एक ओवरलैप रीजन होना चाहिए। अच्छा, अब अगर मैं ये बात करूं, इसमें आपको मैं अच्छे से एक बार डायग्राम बना देता हूं और ये आपको बताता हूं कि देखिए, लेट सपोज कि यहाँ पे एक बीम ये जनरेट किया और ये बीम आया, ठीक है, ये बीम आया, ये इसका एक एक्सिस है, मान लो ये इसका एक मेन एक्सिस है, इसको बोलते हैं पोजीशन 1, ये पोजीशन 1 में है। अब आपको मैं ये बताता हूं कि देखिए यहाँ पे एक और बीम आपने ले लिया, ये ठीक है, इसका भी एक एक्सेस होगा, ये इसको बोलूंगा मैं पोजीशन 2। ओके, अब ना लेट सपोज इन दोनों पोजीशन के बीच में आपका टारगेट कहीं पे मौजूद है, ये आपका टारगेट लोकेशन है, टारगेट लोकेशन। ठीक है, बेसिकली ये दोनों ओवरलैप रीजन के जो बेस एक्सिस है, ये आपका, ये अभी मान लो यहाँ पे आपका टारगेट लोकेशन कहीं पे सिचुएटेड है। अब होगा क्या, देखिए जब यहां से आपका, आप एक काम करते हैं, एक रिस्पॉन्स देखते हैं कि पोजीशन 1 में जब ये बीम भेजा तो उसको इको मिला क्या,
उसको हो सकता है पेड़ वेड़ से कहीं से कुछ छोटा मोटा इको मिल गया होगा, या छोटा सा ये है अपना, मान लो ये 5 वोल्ट का इको आ गया यहाँ पे, ठीक है। पोजीशन 2 में भी गया, तो पोजीशन 2 में भी एक्चुअली टारगेट है नहीं वहां पे, तो वहां पे भी गया होगा, और मतलब ऐसे ही इको एक वापस होके आ गया। ये अभी नॉर्मल पोजीशन 1 और 2 का दोनों का पोजीशन यहाँ पे मौजूद है। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि लेट सपोज अब नेक्स्ट कंडीशन अपन लेते हैं, और यहाँ पे अपन एंटीना लेते हैं, और यहाँ पे आप इसको एक ये ले लेते हैं जिसका नाम है सॉरी इसको पोजीशन 1, इसको बीम एक्सिस भी कहा जाता है, क्योंकि ये बीम का एक्सिस है, इसलिए इसको बीम एक्सिस भी कहा जाता है। आपने फिर एक मिनट, ठीक है, यहाँ से आपने एक फिर बीम एक्सिस ले लिया, बीम एक्सिस, और इन दोनों के बीच में जो ये लाइन होती है वो आपका ट्रैकिंग एक्सिस होता है, ट्रैकिंग एक्सिस, जिस एक्सिस पे दोनों होते हैं। लेट सपोज अब यहाँ पे आपका टारगेट आ गया है, टारगेट इस तरफ आ गया, मतलब आपके पोजीशन 1 की तरफ वो पहुंच गया है। तो अब अगर दूसरी बार आपका, अब जब आप फिर से पल्स भेजोगे, तो आप ये आपको ऐसा नहीं मिलेगा, आपको ये मिलेगा, यहाँ से आपको फर्स्ट पोजीशन से ज्यादा मिलेगा। लेट सपोज कि यहाँ से 10 वोल्ट आ रहा है, और सेकंड पोजीशन से आपको दोबारा इतना ही मिलेगा, 5 वोल्ट, ठीक है। तो बेसिकली ये है कि एक एंटीना अपन पकड़े, एंटीना में लोब स्विचिंग कर रहे हैं, एक बार लोब इधर रखे, एक बार लोब इधर रखे, सच दैट देयर इज एन ओवरलैप रीजन, और इन दोनों ओवरलैप रीजन के बीच में एक ट्रैकिंग एक्सिस है। अगर टारगेट ट्रैकिंग एक्सिस में ही बीचों बीच मान लो अगर आ जाता है, तो दोनों से बराबर बराबर का हम लोगों को सिग्नल मिलता है। लेकिन अगर एक तरफ किसी तरफ भी ज्यादा चाहेगा टारगेट, तो उस तरफ का जो इको है उस तरफ का ज्यादा आएगा। और अपन क्या करेंगे, दोनों के जो एम्पलीट्यूड है उसको डिफरेंस निकालेंगे, मतलब डिफरेंस इन एम्पलीट्यूड, डिफरेंस इन एम्पलीट्यूड बिटवीन रडार रिटर्न, मतलब जो रडार से रिटर्न होने के बाद जो इको आए हैं उनके एम्पलीट्यूड का आप डिफरेंस ले लोगे, ठीक है। और अगर वो 0 होता है, ठीक है, डिफरेंस इन एम्पलीट्यूड बिटवीन रडार रिटर्न ऑब्टेन्ड, अगर आप बोलो कि ऑब्टेन्ड इन, एक सेकेंड ना, रामा सर का फोन आ रहा है। हेलो, हाँ रामा सर, हाँ अभी मेरी क्लास चल रही है सर, मैं आपको थोड़ी देर बाद कॉल करूँ क्या? हाँ ओके सर। क्या बोल रहा था मैं, कुछ बता रहा था, अरे यार पॉज कर लेना था, चलो ठीक है। डिफरेंस इन एम्पलीट्यूड बिटवीन रडार रिटर्न जो आया आपका ऑब्टेन्ड इन 2 पोजीशन, आपने दोनों अलग अलग पोजीशन में इसको मूव कराया, और उसमें आपको एम्पलीट्यूड डिफरेंट डिफरेंट आया, उसको आप डिफरेंस करोगे, और अगर ये 0 आता है, ठीक है, अगर ये दोनों डिफरेंस इन एम्पलीट्यूड बिटवीन रडार रिटर्न आपको 0 मिलता है, तो आप समझ जाओगे कि रडार किस लाइन पे है, इक्वी सिग्नल लाइन पे है, जो आपका टारगेट, जो आपका ट्रैकिंग एक्सिस था वहां पे कहीं पे है, इसलिए इक्वी सिग्नल मिल रहा है। उसके बाद लेकिन अगर आपको कोई भी डेविएशन इसमें मिला, एनी डेविएशन फ्रॉम दिस लाइन, अगर कोई भी डेविएशन होता है इस लाइन से, इक्वी सिग्नल लाइन से अगर कोई भी डेविएशन होता है टारगेट का, विल मेक एम्पलीट्यूड, उसका जो एम्पलीट्यूड है उसको अनइक्वल बना देगा, क्योंकि अभी देखिए 10 वोल्ट और 5 वोल्ट का जो अनइक्वल वो है, और इसको बोला जाएगा एंगल ऑफ एरर। बेसिकली ये एक एरर प्रोड्यूस करेगा जिसको बोलते हैं एंगल ऑफ एरर, ठीक है। तो अल्टीमेटली मैं आपको इसका प्रोसेस बता देता हूं कि अल्टीमेटली इसमें हम लोग करने क्या वाले हैं, करते क्या है। सबसे पहला जो स्टेप होता है लोब स्विचिंग में, वो ये होता है कि दोनों पोजीशन में, पोजीशन 1 पोजीशन 2, ठीक है, दोनों पोजीशन में आपको एम्पलीट्यूड डिटेक्ट करना रहता है। तो फर्स्ट स्टेप इसमें करते हैं डिटेक्टिंग एम्पलीट्यूड फॉर 2 पोजीशन, दोनों पोजीशन के लिए आपको एम्पलीट्यूड डिटेक्ट करना है। उसके बाद जो सेकंड प्रोसीजर है वो ये है कि यहां से एक एम्पलीट्यूड आया, यहां से एक आया, दोनों को एक ही अपन जैसे ब्लॉक डायग्राम में पास करते हैं, तो एक ही में पास नहीं करते, इसको एक अलग चैनल से पास करते हैं, इसको अलग चैनल से पास करते हैं। तो इसमें लिखा है सेपरेटिंग
सेपरेटिंग इनटू 2 चैनल्स। इसको दोनों को अलग अलग चैनल में अपन सेपरेट कर देते हैं, लेट सपोज 1 and 2। अभी तक आप लोगों को क्लियर होगा कि हम लोग क्या कर रहे हैं, एक पोजीशन पे हम लोग एम्पलीट्यूड निकाल रहे हैं, दूसरे पोजीशन पे एम्पलीट्यूड निकाल रहे हैं, दोनों को अलग अलग चैनल से पास कर रहे हैं। अब ये दोनों चैनल को क्या करेंगे, अपन कन्वर्ट करेंगे डीसी सिग्नल में, कन्वर्ट टू डीसी सिग्नल, उसको डीसी सिग्नल में कन्वर्ट कर देंगे। कैसे करेंगे आपको पता है, सैंपल एंड होल्ड सर्किट्स होते हैं। अपन सैंपल लेते रहते हैं क्योंकि कंटिन्यूअस वेव्स आते रहते हैं, तो उसमें अपन सैंपल करते जाते हैं। अगर आपको ध्यान होगा तो अपन एक बॉक्स कार जनरेटर यूज किए थे जब अपन एक टॉपिक पढ़े थे, मेरे ख्याल से डिले लाइन कैंसलर के पहले एक टॉपिक पढ़े थे, वो वाले टॉपिक में अपन डॉपलर फिल्टर, जो रेंज गेटेड फिल्टर होता है, उसमें हम लोगों ने, आपको ध्यान होगा कि सैंपल एंड होल्ड सर्किट में कैसे हम लोग बार बार सैंपल कर रहे थे और उसको बॉक्स कार जनरेटर से धीरे धीरे उसके हार्मोनिक्स हटाने की कोशिश कर रहे थे। तो यहाँ पे भी वही है कि अपन अलग अलग चैनल में गया सिग्नल, उसको डीसी में कन्वर्ट कर दिए सैंपल एंड होल्ड सर्किट से, या फिर कोई भी इंटीग्रेटिंग टेक्निक आप इसमें लगा सकते हैं। और उसके बाद चौथा स्टेप, इसमें जो लास्ट स्टेप करते हैं कि सब्सट्रैक्ट कर देते हैं बेसिकली, जो भी सब्सट्रैक्ट द डीसी आउटपुट ऑफ द चैनल, ठीक है, फ्रॉम दैट ऑफ द अदर, किसी दूसरे सिग्नल से जो अपना फर्स्ट से आया, तो फर्स्ट और सेकंड को आपस में सब्सट्रैक्ट कर दिए, और आपको समझ में आ गया कि वो प्लस साइन आ रहा है या माइनस साइन आ रहा है। प्लस साइन आ रहा है तो क्या होता है कि ये जो आपका आप इस दिशा और इस दिशा में कर रहे हो, वो अब आप ये कर सकते हो कि अगर आपको लगा कि टारगेट कहीं और जा रहा है, तो आप फिर अब इस दिशा में और इस दिशा में करो। फिर आपको लगता है कि थोड़ा सा इधर जा रहा है, तो आप इस दिशा में और इस दिशा में करो। तो आप क्या करते हैं, बार बार कंपेयर करने की कोशिश करते हैं कि पोजीशन 1 और पोजीशन 2 का एम्पलीट्यूड क्या है और दोनों में डिफरेंस क्या आ रहा है, प्लस आ रहा है कि माइनस आ रहा है। प्लस आ रहा होगा तो इस दिशा में अपन जाएंगे, माइनस आ रहा है तो इस दिशा में जाएंगे। लेकिन अल्टीमेटली आपको लोब स्विचिंग का काम करना है, ठीक है। और अगर यही चीज हम लोग, अभी तो हम लोग ऐसे पेपर पेन में बोल रहे हैं, जब 3 डायमेंशन में जब इसको स्विचिंग करना होता है, 3 डायमेंशन में अगर आपको स्विचिंग करना होता है, तो आपको लोब 3 और 4 की भी जरूरत पड़ती है साथ में, ठीक है। आप सिर्फ 2 पोजीशन से आप नहीं कर सकते, 3-4 पोजीशन में भी आपको करना होता है। और आपको इसका यूज तो आपको समझ में आता ही होगा कि ये कहाँ पे यूज होता है। मतलब आप एयरबोर्न रडार्स जो होते हैं और एंटी एयरक्राफ्ट जो रडार्स होते हैं, वो सब जगह पे यही इस्तेमाल होता है। मतलब हालांकि इसके और टेक्निक्स आ गए हैं, लेकिन ये इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट आपका जो इसी के अंदर में नेक्स्ट टेक्निक है, वो है आपका कोनिकल स्कैनिंग। कोनिकल स्कैनिंग आज अपन कर लेते हैं। ऑलमोस्ट आपका 70% इस टॉपिक इस यूनिट का हो जाएगा। कोनिकल स्कैनिंग नाम से आपको समझ में आ रहा होगा कि कोन शेप में वो स्कैनिंग करता होगा, ठीक है। तो इसमें इसका जो कॉन्सेप्ट है कोनिकल स्कैनिंग का, वो मैं आपको बता देता हूँ कि जो एंटीना का बीम पोजीशन है, एंटीना का जो बीम है, ठीक है, उसका जो पोजीशन है उसको कंटिन्यूअसली स्टीयर किया जाता है। स्टीयरिंग समझते हैं ना अपन, जो गाड़ी का स्टीयरिंग होता है, इधर उधर हिलाते थे, तो कंटिन्यूअसली स्टीयर किया जाता है ताकि जो आपका एंटीना का जो बीम एक्सिस है, बीम एक्सिस बोलता हूं तो आप लोगों को समझ में आना चाहिए कि जो बीम है उसका जो एक्सिस बनता है वो बीम एक्सिस, वो जो बीम एक्सिस है वो आपका एक कोन शेप में ट्रेस आउट हो सके, ठीक है, कोन शेप में ट्रेस आउट हो सके। अब मैं आपको इसका डायग्राम के थ्रू समझा देता हूं। ये आपका मान लो एंटीना है, हाँ फनल जैसा बनेगा, बिल्कुल सही बोल रहे हो कि देखो ये एक एंटीना है, ये एंटीना मान लो, ये एक एंटीना बीम यहाँ पे दिया, ठीक है। एंटीना बीम देने के बाद ये इसका, लेट सपोज ये इसका बीम एक्सिस है, बीम एक्सिस, ठीक है। अब वो क्या हो रहा है, ये बीम बार बार इन लोग इसको, अब मैं, तुम लोग क्लास में होते तो ऑफलाइन में ऐसे दिखा सकता था। ये फनल शेप, आप फनल जानते होंगे, क्या बोलते हैं हिंदी में नहीं मालूम मेरे को, वो जो हाँ जो चाड़ी बोलते हैं,
उसको ऐसे ये मूव कर रहा है, ठीक है, ये फनल एक रोटेशनल वे में मूव कर रहा है। ये मतलब आप अगर बोलो तो सिर्फ बीम एक्सिस को आप लेके चलो तो बीम एक्सिस रोटेट कर रहा है। ये जो इसको अपन लिख सकते हैं बीम रोटेशन, बीम बेसिकली रोटेट कर रहा है, बीम रोटेशन, ठीक है। तो अब रोटेट कर रहा है तो रोटेशन का भी कोई एक्सिस होगा। लेट्स अब देखो, पहले बीम हो सकता है यहाँ पे हो, फिर हो सकता है बीम आपका यहाँ पे हो। तो ये, हाँ बोलो, जो आपका बीम, हाँ हम्म, हाँ 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 हाँ, एग्जैक्टली exactly. आपका जो बीम एक्स, ये बेसिकली आप, इसलिए मैं दिखाना चाह रहा था, लेट सपोज ये एक बीम फर्स्ट है, इसका बीम एक्सिस ये है, फिर बीम चेंज हुआ, उसका एंगल चेंज हुआ, फिर ये नेक्स्ट आ गया, और ये बार बार कोनिकल शेप में रोटेट कर रहा है। तो ये बीम एक्सिस तो आपको समझ में आ गया, बीम का जो एक्सिस है वो, रोटेशन का भी तो कोई एक एक्सिस होगा ना, जिस कोन है ये कोनिकल शेप का है तो उसका भी तो कोई एक एक्सिस बनता होगा। तो लेट सपोज यहाँ पे अपन लाल कलर से शो कर लेते हैं, ये आपका ये जो रोटेशन के बीचों बीच से जो एक्सिस जा रहा है उसको मैं रोटेशन एक्सिस कह लेता हूं, रोटेशन एक्सिस। तो अभी दो आप चीज को आपको समझ में आया होगा। अब मैं आपको एक एंगल के बारे में बताना चाहता हूं, वो एंगल है बीम एक्सिस से रोटेशन एक्सिस के बीच में जो एंगल बनता है उसको बोलते हैं स्क्विंट एंगल, ठीक है, स्क्विंट एंगल। तो ये वर्ड याद रखिएगा, जो बीम एक्सिस है, किसी फर्स्ट बीम मान लो जहां से स्टार्ट हो रहा है, वो बीम एक्सिस का रोटेशन एक्सिस से जो एंगल बन रहा है उसको हम लोग स्क्विंट एंगल कहते हैं। अब मैं आपको ये बोलता हूं कि लेट सपोज आपका यहाँ पे टारगेट आपका इस पोजीशन पे है, ठीक है, यहाँ पे आपका टारगेट मौजूद है। तो टारगेट का भी तो कोई एक एक्सिस होगा, टारगेट को आपका एक्सिस बनाएगा यहाँ पे, जिसको बोलते हैं टारगेट एक्सिस। तो तीन एक्सिस को आपको याद रखना है, बीम एक्सिस मतलब जो बीम का एक्सिस हो, पूरे रोटेशन जिस रोटेशन में हो रहा है उसका एक्सिस तो रोटेशन एक्सिस, और एक टारगेट जिस भी पोजीशन पे होगा वो एक्सिस को टारगेट एक्सिस कहा जाएगा। बीम एक्सिस से रोटेशन एक्सिस की जो एंगल है उसको स्क्विंट एंगल कहते हैं। तो अल्टीमेटली आपको ये इसके बारे में, अब जो मैं आपको बोलना चाह रहा था कि जो एंटीना का बीम का पोजीशन है उसको कंटिन्यूअसली स्टीयर किया जा रहा है बीम एक्सिस पे, मतलब ये बीम एक्सिस है उसको कंटिन्यूअसली रोटेशन एक्सिस पे किया जा रहा है और उसको कोन शेप का बनाया जा रहा है, ठीक है। अब आपको मैं ये बताता हूं कि अगर आपका जो टारगेट है, जो इफ आपका ये जो टारगेट है वो कोइंसाइड कर गया, कोइंसाइड विथ एक्सिस, रोटेशन एक्सिस, ठीक है, रोटेशन एक्सिस, आपको क्लियर कट विजिबल हो पा रहा होगा कि अगर आपका जो टारगेट है वो कोइंसाइड कर रहा है रोटेशन एक्सिस से, तो आपका जो, तो क्या होगा जानते हो, तो कोनिकल जो स्कैन है, कोनिकल स्कैन मोशन, जिस कोनिकल में मोशन में वो स्कैन कर रहा होगा उसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा, हैव नो चेंज, नो चेंज इन द इको इंटेंसिटी। वो इको जो उसका इको का इंटेंसिटी आने वाला है उसमें कोई भी बदलाव नहीं आएगा, वो बढ़िया रोटेशन एक्सिस पे ही उसका टारगेट मूव कर रहा है। तो ये तो आइडल कंडीशन है। आइडल कंडीशन में मैं आपको ये अगर मैं इसका ग्राफ प्लॉट करूं, लेट सपोज टाइम के साथ इको इंटेंसिटी का अगर मैं ग्राफ प्लॉट करूं तो आपको ये समझ में आएगा कि ये जो कोई भी चेंज नहीं हो रहा है, मतलब कि मेरा जो टारगेट है एग्जैक्टली रोटेशन एक्सिस पे है, तो यहाँ पे वो उसका कुछ भी चेंज नहीं होगा, टाइम के रिस्पेक्ट में जो उसका इको इंटेंसिटी है उसमें कुछ भी नहीं आएगा। लेकिन अगर लेट सपोज मैं यहाँ पे एक कोन ही बना देता हूँ, चलो ये आपका, ये यहां से ऐसे मूव कर रहा था ये, तो ये आपका सेकेंड, ठीक है, और ये है आपका, ये बेसिकली ये जो है वो पाथ है ऑफ बीम एक्सिस। आपका जो बीम एक्सिस था वो बार बार मूव कर रहा है, इस दिशा में मूव कर रहा है, तो ये उसका पाथ है। इसमें आप ये बोलोगे कि लेट सपोज कभी टारगेट आपका यहाँ पे भी हो सकता है, इसको पोजीशन 1 बोल, इसको लेट सपोज पोजीशन 2 बोल लेता हूँ, ठीक है। हो सकता है कि आपका पाथ इसके आसपास हो तो आप इसको पोजीशन
3 बोल दो, ठीक है। और हो सकता है कि एकदम बीचों बीच हो आपका, जहां रोटेशन एक्सिस के बीचों बीच हो आपका पोजीशन, तो उसको 1 बोल देता हूं, ठीक है। तो 1 आपका टारगेट एकदम रोटेशन एक्सिस से कोइंसाइड कर रहा है। दूसरा पोजीशन ये हो सकता है कि वो बीम एक्सिस के पास में है एकदम उस तरफ, और यहाँ पे पोजीशन 3 यहाँ पे है। अब मैं आपको इसका ग्राफ बता देता हूँ कि देखो, जब भी आपका पोजीशन 1 में टारगेट रहेगा तो उसमें कोई भी इको इंटेंसिटी नहीं आएगा, टाइम के रिस्पेक्ट में कोई फ्लक्चुएशन नहीं होगा। टारगेट जब अगर वो सेकंड पोजीशन पे है तो हो सकता है कि वो एक इंटेंसिटी प्रोवाइड करे, वो इंटेंसिटी हो सकता है कि वो कंटिन्यूअसली टाइम के रिस्पेक्ट में अलग अलग चेंज होता जाए, ठीक है, ये हो सकता है। और अगर वो पोजीशन 3 में चला गया तो पोजीशन 3 में भी उसकी इको इंटेंसिटी चेंज हो जाएगी। यहाँ पे ये ऐसा हो सकता है, ठीक है, उसका फेस चेंज हो जाएगा। वो कैसे होगा वो मैं आपको ब्लॉक डायग्राम से समझा दूंगा अभी, लेकिन अभी ये मान के चलो कि दोनों के पोजीशन में कोनिकल स्कैनिंग के ही अंदर में अगर वो इस दिशा में रहा तो क्या होगा। यहाँ पे मैं इसको लिख देता हूँ कि ये जो पोर्शन है, ये पोर्शन आप कहला रहा है टारगेट एट फर्स्ट लोकेशन में है तब टारगेट है। आपका जो ये वाला पोर्शन है ये बोलता है कि टारगेट एट सेकेंड पोजीशन में है तब, और ये वाला जो लाइन बता रहा है वो बता रहा है टारगेट एट थर्ड पोजीशन पे। ये ग्राफ है इको इंटेंसिटी का। अब मैं आपको इसका कुछ वर्किंग बता देता हूं कि ये देखो, कभी भी कौन से बाहर हो गया तब तो कुछ इको आएगा ही नहीं उसमें। तो ये हाँ इको इंटेंस, तो देखो मैं अभी आप लोग को ये बताना चाह रहा था कि अगर कोई भी डेविएशन होता है, डेविएशन का मतलब समझ रहे हो कि टारगेट अगर डेविएट हो रहा है फ्रॉम एक्सिस रोटेशन, मतलब जो आपका रोटेशन एक्सिस है, जो बीचों बीच आपका एक्सिस बन रहा है रोटेशन एक्सिस, उससे अगर टारगेट डेविएट हुआ, चाहे इस दिशा में हुआ चाहे वो इस दिशा में हुआ, किसी भी दिशा में टारगेट डेविएट करता है, तो इको जो इको इंटेंसिटी आपको यहाँ पे मिलता है, इको इंटेंसिटी, उसमें भी सिनोसाइडल वेरिएशन आएगा, ठीक है, सिनोसाइडल वेरिएशन आएगा। और उस वेरिएशन के फेस के अकॉर्डिंग हम लोग समझ पाएंगे कि टारगेट किस दिशा में मूव कर रहा है, ठीक है। मतलब आपको मैं ये इसीलिए बताने की कोशिश किया कि टारगेट 2 और टारगेट 3 का जो पोजीशन है वो दोनों में फेस का कितना डिफरेंस है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसको मैं ब्लॉक डायग्राम से भी आपको समझाऊंगा। अगर कोई अननोन टारगेट है, जैसा अभी सिद्धांत भी बोल रहा था कि कोई अननोन टारगेट है जिसको हम लोगों को ट्रैक करना है, तो कई बार जो आपका एंटीना है उसको कोनिकल शेप में ना ले जाके स्पाइरल वे में या जिगजैग वे में उसको रोटेट किया जाता है कि कहीं से तो उसको पकड़ लें अननोन टारगेट को। तो इतना ध्यान रखेगा, अननोन टारगेट को ट्रैक करने के लिए कोनिकल स्कैन ट्रैकिंग रडार में एंटीना को जो स्टेयरिंग किया जाता है वो स्पाइरल जिगजैग पैटर्न में भी कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आपका जो टारगेट है वो टारगेट आपके एंटीना बीम में फंस गया, ठीक है, तो जो स्कैनिंग प्रक्रिया है वो रोक दी जाती है, स्कैनिंग मोशन को लॉक कर दिया जाता है, और बीम टारगेट में को लॉक करके उसको पर्टिकुलर से उस टारगेट को ट्रैक करता रहता है, जिसको इस पूरे प्रोसेस को सर्च एंड लॉक सिस्टम कहते हैं। कि एक बार आपने ट्रैक कर लिया, अब उसी के आसपास आप उसको वेरी करते रहो, उस टारगेट को आपको छोड़ना नहीं है, तो दैट इज कॉल्ड सर्च एंड लॉक सिस्टम। ये जनरली एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल्स वगैरह में यूज होता है, जहां पे अपन पहले टारगेट को सेट कर देते हैं, मतलब हवा में ही अगर अपन को एक प्लेन है दूसरे प्लेन को मारना है उसको मिसाइल से, तो वो ऐसा ही करता है, उसके जो पाथ है उसको ट्रैक कर लेता है, उसको स्टॉप कर लेता है, और फिर कोई भी वेरिएशन होता है उसके हिसाब से अपना एंटीना मूव करता रहता है और उसको लॉक पोजीशन पे रखता है। अब मैं आपको इसका ब्लॉक डायग्राम समझाता हूँ, ब्लॉक डायग्राम से ये पूरा कॉनिकल स्कैनिंग अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखो इसका ब्लॉक डायग्राम ऐसा होता है कि मैं यहाँ पे एक सबसे पहले एक एंटीना बना लेता हूँ। एंटीना क्या करता है, यहाँ से आपका एक बीम दिया, हो सकता है वो एक और बीम दिया, यहाँ पे हो सकता है फिर बीम दिया, और ये कंटिन्यूअसली जहां जहां उसको स्कैन करना है वो करता है।
इसको ऐसा ट्रांसमिट करने के लिए कौन बोलता है? इसको ट्रांसमिट करने के लिए डुप्लेक्सर साहब बोलते हैं। डुप्लेक्सर आपको पता है कि डुप्लेक्सर क्या करता है? ये दोनों काम करता है। ये ट्रांसमीटर से भी जुड़ा रहता है, यहाँ पे ट्रांसमीटर अगर लगा दें तो ट्रांसमीटर का सेगमेंट में आप अभी बात नहीं करता हूं क्योंकि यहाँ ट्रांसमिट करने में हमको कोई दिलचस्पी नहीं है। ट्रांसमीटर डुप्लेक्सर को बोलेगा कि भैया आपको ट्रांसमिट करना है, वो ट्रांसमिट कर देगा। लेकिन हमको दिलचस्पी है अभी रिसीवर सेक्शन से, कि जब यहाँ से रिसीव होगा, इको इंटेंसिटी आपको मिल जाएगा, तो वो सबसे पहले डुप्लेक्सर के पास जाएगा, डुप्लेक्सर उसको रिसीवर सेगमेंट में भेज देगा। तो यहाँ पे आप रिसीवर में इसको भेज दिया जाता है। लेकिन रिसीवर में कई बार ऐसा होता है कि पल्स ज्यादा बड़े एम्पलीट्यूड के हो जाते हैं, कभी कम के हो जाते हैं, तो उनका गेन को कंट्रोल किया जाता है। इसलिए रिसीवर में हम लोग साथ में AGC का इस्तेमाल करते हैं, जिसको बोलते हैं ऑटोमेटिक गेन कंट्रोलर। ऑटोमेटिक गेन कंट्रोलर से पास होने के बाद ये एनवलप डिटेक्टर के पास जाता है, क्योंकि हमको उसके एम्पलीट्यूड से मतलब रहता है, जिसको हम लोग सेकेंड डिटेक्टर भी कहते हैं। ठीक है, सेकंड डिटेक्टर या एनवलप डिटेक्टर आप बोल सकते हैं। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, डिटेक्ट तो कर लिए सिग्नल को, अब आपको फिर से सैंपल एंड होल्ड करना है उसको, तो आप उसको रेंज गेट के साथ पास कर देते हैं। जो रेंज गेट होते हैं, जो रेंज के बेसिस पे उसको अलग अलग सेगमेंट से पास कराते हैं। रेंज गेट से जब सिग्नल आता है तो यहाँ से दो टाइप के इनपुट मिलते हैं। ये एक इनपुट जाता है और इधर एक इनपुट जाता है। ये इनपुट जाता है बेसिकली एलिवेशन एंगल एरर डिटेक्टर के पास। मतलब दो टाइप के एंगल आपको मैंने बताया, एक एलिवेशन एंगल होता है। एलिवेशन एंगल में कोई एरर आया है तो उसको डिटेक्ट करने के लिए यहाँ पे डाला जाता है। और यहाँ पे एक सेगमेंट होता है एजीमुथ एंगल एरर डिटेक्टर। ठीक है, तो ये दोनों एंगल इसके पास जाता है। मैं फिर से ब्लॉक डायग्राम आगे पूरा समझाऊंगा, लेकिन अभी सिर्फ ब्लॉक डायग्राम धीरे धीरे समझते जाओ। यहाँ से डिटेक्टर के पास से होने के बाद ये बेसिकली जाता है एम्पलीफायर के पास। इस एंगल जो डिटेक्ट किया है एरर को, उसको बूस्ट अप करने के लिए वो सर्वो एम्पलीफायर के पास जाता है, जिसको बोलते हैं एलिवेशन सर्वो एम्पलीफायर। सर्वो एम्पलीफायर। और यहाँ पे जाता है वो एजीमुथ सर्वो एम्पलीफायर। दोनों एम्पलीफायर के पास जाते हैं। इसके बाद क्या होता है कि यहां से जाने के बाद ये मोटर के पास जाता है। मोटर यहाँ पे एक ऐसा लगा रहता है, लेट्स सपोज ये एक मोटर है जिसका नाम है एलिवेशन सर्वो मोटर। यह एक सर्वो मोटर होता है। और वैसे ही यहाँ पे भी एक मोटर के पास जाता है। लेट सपोज यहाँ पे गया, ये एक मोटर है जिसका नाम है एजीमुथ सर्वो मोटर। ठीक है, और बेसिकली यहाँ पे इस पॉइंट पे एक मोटर्स लगे रहते हैं। जैसे यहाँ से आप आओगे तो यहाँ पे अपन एक मोटर लगा देते हैं और यहाँ पे एक मोटर लगा देते हैं। इसको बोलते हैं बेसिकली स्कैन मोटर। ठीक है, ओके। अब मैं यहाँ से आपको ये बता देता हूँ, ये एंटीना, ये स्कैन मोटर से दो सिग्नल जाते हैं। वो दो सिग्नल बेसिकली एक इनपुट देता है एलिवेशन एंगल को, और यहीं से एक इनपुट जाता है और वो जाता है एजीमुथ एंगल एरर डिटेक्टर को। यहाँ पे अपन देते हैं साइन 2 पाई FST। FS मतलब होता है रोटेशन का फ्रीक्वेंसी, किस फ्रीक्वेंसी में वो रोटेट कर रहा है, उसको अपन FS नाम दे दिया। यहाँ पे 90 डिग्री मूव करके साइन cos 2 पाई FST। तो देखो, इस पूरे प्रोसेस में आप लोगों को मैं ऐसे समझाता हूं कि यहाँ पे हो क्या रहा है। यहाँ पे बेसिकली एक एंटीना है, जिस एंटीना को, अलग अलग टाइप के एंटीना आप लोग एंटीना एंड वेव प्रोपगेशन में पढ़े होंगे। एक कैसे ग्रेन एंटीना होता है, तो ये कैसे ग्रेन फीड एंटीना है, जिसमें कैसे ग्रेन फीड एंटीना जिसमें सब रिफ्लेक्टर लगे गए हैं। सब रिफ्लेक्टर क्या करता है, ये एंटीना बीम जनरेट करने में मदद करता है और रिफ्लेक्ट करके आपको सिग्नल जो इको आया होगा उसको रिसीविंग एंड में पहुंचाता है। और यहीं पे कोनिकल स्कैन एंटीना बीम जनरेट हो रहे हैं। ठीक है, तो कैसे ग्रेन फीड एंटीना के बारे में आपको डिटेल में पढ़ना है तो आप एंटीना में पढ़ सकते हैं, बट यहाँ पे आप समझ जाइए कि यहाँ पे एक एंटीना है जो बीम जनरेट कर रहा है। यहाँ पे इसके जस्ट बाद में
एक मोटर लगे हुए हैं जिसको बोलते हैं स्कैन मोटर। बेसिकली ये मोटर आपको ये एंटीना को डिफाइन करेंगे कि किस दिशा में स्कैनिंग करना है, एंगल से डिफाइन करेंगे कि किस एंगल में स्कैनिंग करना है। अब ये एंगल दो तरीके के एंगल होते हैं, उसको पता होना चाहिए कि एलिवेशन में कितना मूव करना है और एजीमुथ में कितना मूव करना है। तो उसके लिए उसको कोई बताने वाला चाहिए स्कैनिंग मोटर को। तो यहाँ पे मोटर लगाया जाता है जिसको बोलते हैं एलिवेशन सर्वो मोटर, और यहाँ पे एजीमुथ सर्वो मोटर। ये दोनों मोटर इस स्कैन मोटर को बताते हैं कि भैया इतने एंगल मूव करो एलिवेशन को, इतने एजीमुथ को, और उस हिसाब से एंटीना मूव करता है। अब ये सर्वो मोटर को कौन बताएगा कि आपको कितना डिग्री मूव करवाना है? तो ये जो वैल्यूज आ रही हैं वो वैल्यू सर्वो मोटर को बोलेंगे कि इतना मूव कराना है। वैसे ही एजीमुथ का जो सर्वो एम्पलीफायर है, इस सर्वो एम्पलीफायर का मतलब होता है बूस्ट करना। तो बेसिकली कोई सिग्नल आ रहा होगा, उसको यहाँ पे बूस्ट किया जा रहा है। तो बेसिकली सिग्नल आ क्या रहा है? वो सिग्नल आ रहा है एलिवेशन एंगल एरर डिटेक्टर। देखो यहाँ पे अगर आप ध्यान दोगे तो यहाँ पे एक मैंने रेफरेंस सिग्नल लिया साइन 2 पाई FST, ये इसमें इनपुट गया था। FS का मतलब होता है रोटेशन फ्रीक्वेंसी। तो हम लोगों को पता है कि हम कितने एंगल्स फ्रीक्वेंसी से रोटेट करवा रहे हैं, तो वो उस फ्रीक्वेंसी का हम लोग एक सिनोसाइडल सिग्नल जनरेट करेंगे साइन 2 पाई FCT, और यहाँ पे हम लोग इनपुट दे दिए। यहाँ पे हम लोग जस्ट उसका 90 डिग्री आउट ऑफ फेस में हम लोग यहाँ पे cos 2 पाई FCT दे दिए। अब एलिवेशन एंगल एरर डिटेक्टर क्या करता है? ये तो डिटेक्ट करने का काम करेगा। तो इसको एक इनपुट यहां से मिला हुआ है और एक इनपुट यहां से आ रहा है। ये दोनों और ये इनपुट बेसिकली आ कहां से रहा है? वो आ रहा है रिसीविंग एंड से, डुप्लेक्सर से पास किया, डुप्लेक्सर रिसीवर को भेजा, रिसीवर एनवलप डिटेक्ट किया, रेंज गेट से पास हुआ, रेंज गेट अलग अलग फेस में भी उसको बता दिया कि भैया ये फेस का है, उसमें इतना एलिवेशन एंगल है और इतना एजिमुथ एंगल है। ये दोनों इसको भेज दिया। अब एक जो रिसीव हुआ है उसका एलिवेशन एंगल हो सकता है 5 डिग्री का हो, और यहाँ पे आपने एक रेफरेंस एंगल लिया है, मान लो इसमें इन दोनों मान लो यहाँ से जो सिग्नल आया और यहाँ से जो सिग्नल आया, उन दोनों में जो एलिवेशन एंगल का जो डिफरेंस आया, दोनों में एंगल का जो एरर आया, उसको बूस्ट अप करने के बाद सर्वो मोटर को बोलता है कि आपको इतना और मूव करना है, और वैसे ही एजिमुथ एंगल में मूव करना है। तो आई होप